हे गाइज, नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग कक्षा 12 के फिजिक्स के सेकंड चैप्टर की एक टॉपिक की अध्ययन करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या रहने वाली है? आज की टॉपिक जो है संधारित्रों का संयोजन है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कम्युनिकेशन ऑफ कैपेसिटर यानी संधारित्रों का संयोजन हम लोग पढ़ेंगे। उसमें संधारित्रों के संयोजन की दो विधियां, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। इन दोनों विधियों को हम लोग जानेंगे कि इन दोनों विधियों से संधारित्र को कैसे संयोजन किया जाता है, कैसे कम्युनिकेशन बनाया जाता है। तो गाइस, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल से जुड़े होंगे वो इस आज की सेशन को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और जो चैनल पर नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और कहीं भी अगर पढ़ाए गए किसी भी टॉपिक पर अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन ज़बरदस्त रहने वाला है, तो आपके बिना टाइम को गंवाए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ मैं आपसे पूछता हूँ, या सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि संधारित्रों की संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, कि संधारित्र को क्यों जोड़ा गया। क्वेश्चन उठता है ना कि आखिर संधारित्र को जोड़े क्यों ये दोनों विधियां पढ़ें, इन दोनों को क्यों जोड़ा जाए भाई। तो आइए इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग ढूंढने चलते हैं कि भाई संधारित्रों का संयोजन क्यों किया जाता है। तो चले देखिए, आपके पास मान लीजिएगा कि उपलब्ध में ऐसे हो कि 2 माइक्रोफैरड की संधारित्र हो और 2 माइक्रोफैरड की ये संधारित्र हो। ठीक यही आपके बाजार में, यही आपके पास उपलब्ध है कि 2-2 माइक्रोफैरड की संधारित्र पड़ी हुई है। अब मुझे जिस परिपथ में संधारित्र की आवश्यकता लगाना है, उस परिपथ में मुझे 1 माइक्रोफैरड धारिता वाला संधारित्र लगाना है। यानी आप कुछ समझने का प्रयास कीजिएगा कि मुझे किसी भी परिपथ, ये उपलब्ध है, ये आपके पास उपलब्ध संधारित्र है, और मुझे आवश्यकता किसकी है, आवश्यकता कितनी है, ये ध्यान दीजिएगा। मैं बता रहा हूं आपको कि संधारित्र को क्यों जोड़ा जाता है। उपलब्ध आपके पास 2 माइक्रोफैरड की धारिता का संधारित्र है, 2 ठो है, बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने 2 ही का चर्चा किया है। अब आवश्यकता है, एक बार तो मुझे किसी भी परिपथ में 1 माइक्रोफैरड की धारिता की आवश्यकता है, और एक बार जो है 4 माइक्रोफैरड की आवश्यकता है। और आपके पास उपलब्ध कौन है, वही 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड। ध्यान दीजिएगा। तो अब बताओ संधारित्र को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि मुझे आवश्यकता 1 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड की है। तो अब इन दोनों में ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाए, इन दोनों को ऐसा जोड़ा जाए कि मुझे 1 माइक्रोफैरड मिल जाए, हमारा काम हो जाए, आवश्यकता पूर्ति हो जाए, और यहाँ पर 4 माइक्रोफैरड की आवश्यकता पूर्ति हो जाए। तो भाई आप ध्यान दीजिएगा कि क्यों संधारित्रों की संयोजन की क्यों आवश्यकता पड़ी। क्योंकि हमको जो है किसी भी परिपथ में कितनी की आवश्यकता पड़ रही, 1 माइक्रोफैरड या 4 माइक्रोफैरड। तो सोचो इन दोनों को किस क्रम में जोड़ा जाए, किस कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाए कि मुझे 1 माइक्रोफैरड मिल जाए, और इन दोनों को किस कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाए कि मुझे 4 माइक्रोफैरड की आवश्यकता पूरी हो जाए। तो भाई संधारित्र की संयोजन करने के लिए इसीलिए आवश्यकता पड़ी थी कि हमारी आवश्यकता कभी 1 माइक्रोफैरड की होती थी और कभी 4 माइक्रोफैरड की होती थी। तो जो उपलब्ध धारिता वाले संधारित्र रहते थे और आवश्यकता जो होती थी वो दोनों मैच नहीं कर पाते थे, उन्हीं को पूर्ति करने के लिए ही संधारित्र को जो है जोड़ा गया। तो संधारित्रों के जोड़ने का 2 विधि, एक श्रेणी क्रम जिसे आप लोग इन सीरीज कहते हैं, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन को एक नाम से और जाना जाता है पासरो क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन? पासरो क्रम संयोजन, जिसे आप लोग इन पैरेलल कहते हैं। तो आइए संधारित्रों के संयोजन में सबसे पहला श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन का डायग्राम आपके सामने बना के रखा गया है। अगर आपको लग रहा होगा कि भाई ये सर क्या बना के रखे हैं, तो आप थोड़ा सा 1 मिनट का इंतजार कीजिए, आपको अभी खुद ही समझ में आ जाएगा क्या बनाया गया है। कि यहाँ 3 संधारित्र लिए गए हैं, C1, C2 और C3। 3 संधारित्र लिया गया। आपको पता है वो तीनों संधारित्र इस प्रकार है, एक C1 है, ये हो गया, ध्यान दीजिएगा, और एक संधारित्र दूसरा है C2, ठीक, और एक तीसरा संधारित्र है C3। कौन सा है? C3। ये तीनों संधारित्र इस प्रकार लिए गए। अभी ये जुड़े नहीं है भैया। इसका ये धन प्लेट होता है जिस पे प्लस Q चार्ज होता है, इस पर माइनस Q चार्ज होता है, फिर से इस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q, इस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q। ध्यान दीजिएगा। तो इन तीनों संधारित्र को C1 और C2 और C3 को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, इन सीरीज में जोड़ना है। तो आप सोचो कैसे इनको जोड़ा जाए। तो ध्यान दीजिएगा, आप पहले संधारित्र का ऋण वाला प्लेट
पहले संधारित्र का ऋण वाला प्लेट दूसरे संधारित्र के धन प्लेट से जोड़ दिया जाता है। ध्यान, मैंने क्या बताया भाई? मैंने बताया कि इस प्रकार के संयोजन में जो संधारित्र का ऋण वाला प्लेट होता है वो दूसरे संधारित्र के धन प्लेट से जुड़ जाता है। फिर दूसरे संधारित्र का जो ऋण प्लेट होता है वो तीसरे संधारित्र के जो दूसरे संधारित्र का ऋण प्लेट होता है वो तीसरे संधारित्र के धन प्लेट से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार का जो संयोजन होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। फिर से एक बार वहां हमने फिर आपको बताना चाहते हैं कि भाई संधारित्र का पहले संधारित्र का ऋण प्लेट दूसरे संधारित्र के धन प्लेट से, दूसरे संधारित्र का ऋण प्लेट तीसरे संधारित्र के धन प्लेट से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इतनी बातें क्लियर हुई गाइस? चलिए, दो चीजें हम लोग आपको और बताना चाहते हैं। वो दो चीजें क्या है वो आप थोड़ी सी आप कह लीजिए कि भाई इंटरेस्टेड पॉइंट है, आप उसको देखिए जरा सा। वो दो चीजें हम क्या लिखना चाह रहे हैं, आपको श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आया? अब दो चीजें, एक आइए अब आप ध्यान दीजिए। पहला लाइन लिखा, रास्ता बदलने पर आवेश व धारा का मान बदल जाता है। तो सोचिए, आप यहाँ से चले, वोल्टेज बैटरी को जोड़ा गया है, किसी एक बैटरी के माध्यम से इन तीनों संधारित्रों को जोड़ा गया है। तो क्या हुआ, जब आप यहाँ से चले, यहाँ से यहाँ आए, जब यहाँ से आए तो आप देखिए जब इस बिंदु पे पहुँचे तो यहाँ से लेकर एक सीधे रास्ते को आपने अपनाया है, आपने रास्ता नहीं बदला है। तो जब आप रास्ता नहीं बदले हो तो आवेश और धारा का मान बदलने वाला नहीं है। यानी जितना आवेश इस संधारित्र में रहेगा उतना इस संधारित्र में आवेश रहेगा, उतना इस संधारित्र में आवेश रहेगा, क्योंकि हम लोग रास्ता बदल नहीं रहे हैं। रास्ता ये है आपका, ये यही एक ही रास्ते पर जा रहे हैं हम लोग। तो भाई पहला पॉइंट के अनुसार इस प्रकार के संयोजन में धारा का मान नियत रहता है, धारा का मान बदलता नहीं है। इतनी बातें क्लियर हुई भाई। दूसरी पॉइंट कह रहा है बिंदु बदलने पर विभवांतर बदल जाते हैं। तो चलिए नाम लेते हैं भाई जरा सा। इस बिंदु का नाम हो जाएगा, मान लेते हैं ये बिंदु है ए, और ये बिंदु आपका हो गया बी, और ये बिंदु हो गया सी, और ये बिंदु हो गया भैया आपका डी। ध्यान दीजिए, अब उन्होंने कहा कि बिंदु बदलने पर विभवांतर बदल जाते हैं। तो बिंदु बदलने पर ए से बी, तो भाई ए से बी के बीच का विभव कितना है, V1 है। फिर बी से सी, तो भाई बिंदु बदला ना, इतनी देर तक ए से बी के बीच में था, अब बी से सी पे आ गए तो बिंदु बदला तो विभव बदल गया, विभव हो गए V2। और उसके बाद सी से डी पे गए तो सी से डी पे गए तो भी विभव बिंदु बदल गया, तो बिंदु बदल गया तो विभव बदल गए V3। वो उन दोनों लाइनों का मतलब आपको समझ में आया। यानी रास्ता बदलने पर धारा का मान बदल जाता है और बिंदु बदलने पर विभवांतर बदल जाते हैं। तो गाइज इस प्रकार का जो संयोजन तैयार होता है वो संयोजन कौन सा कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है वो होता है। 2 पॉइंट और चीज नियत आप ध्यान दीजिए कि इस प्रकार के संयोजन में आवेश नियत रहता है और विभवांतर जो होते हैं अलग अलग होते हैं। तो ये 2 चीजें आपको यहाँ जानना है कि भाई इस प्रकार का जो संयोजन होता है, जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में हर एक संधारित्र पर विभव अलग अलग होता है और जो धारा होता है वो क्या होता है, नियत होता है। धारा क्या होता है, नियत होता है। तो अब हम लोग निकालेंगे परिपथ का कुल विभव, परिपथ का कुल विभव। ठीक, तो आइए ध्यान दीजिएगा, या हम कह सकते हैं कि संधारित्र की तुल्य धारिता निकालेंगे, संधारित्र की तुल्य धारिता। तो आप एक बात समझिए कि तुल्य का मतलब क्या होता है। तुल्य का मतलब यहाँ समझना जरूरी है। तो तुल्य का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये तीनों संधारित्र मिल के जो कार्य कर रहे हैं उसी कार्य को अगर कोई एक लोग कर दे तो ये तीनों उसके एक के तुल्य हो जाएंगे। मैंने क्या कहा कि जैसे किसी दीवार को 3 लोग मिल के बना रहे हैं और उसी दीवार को कोई एक अकेला बना दे रहा है तो तीनों जो है उसके एक के क्या हो जाएंगे, तुल्य हो जाएंगे। तो ये बातें क्लियर हो गई। तो आइए हम लोग समझते हैं संधारित्र की तुल्य धारिता निकालते हैं।
संधारित्र की तुल्य धारिता। ठीक, तो संधारित्र की कुल तुल्य धारिता क्या होगी? सबसे पहले परिपथ का कुल विभव, तो परिपथ का कुल विभव हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हम लोग एक फार्मूले का उपयोग करने वाले हैं। कौन से? इस फार्मूले का उपयोग आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये V इक्वल टू क्यू बटे सी, V इक्वल टू क्यू बटे सी के सूत्र का उपयोग करेंगे हम लोग। कहाँ से आता है? C इक्वल टू क्यू अपान वी से। चलिए, तो वहाँ से निकालेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे भाई? इस V का मान तो यहाँ खुद पड़ा है क्यू अपान सी, पर मुझे V1 चाहिए। तो V1 किस पे है? C1 पर V1 है ना, तो ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। C1 संधारित्र पर विभव, C1 संधारित्र पर विभव, C1 संधारित्र पर विभव कौन है? V1 है। कौन है? V1 है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ Q है, पर यहाँ पर आपका कौन सा है? यहाँ पर कैपिटल Q आपने लिया है, तो कैपिटल Q बटे C, तो यहाँ क्या है? C1 है, तो यहाँ C1 हो जाएगा। ये V1 का मान Q बटे C1 आ गए। इसी तरह का हमको C2 पर निकालना हुआ, तो C2 संधारित्र पर विभव, तो C2 संधारित्र पर विभव कौन है? V2 है। आप देख लीजिए C2 पर कौन है? V2 है, बराबर। चलिए फिर से आवेश का मान तो वही रहेगा, क्योंकि आवेश का मान नियत है, आवेश बदलने वाला नहीं है, बल्कि C के स्थान पे क्या आ जाएगा? C2 आ जाएगा। Q बटे क्या आ गया? C2। ये बातें आप फिर से इसको फिर से लिख देते हैं, Q बटे क्या आ गया? C2। इसी प्रकार अगर मुझे किस पे निकालना हुआ? C3 संधारित्र पर विभव, C3 संधारित्र पर विभव निकालना हुआ, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? V3 बराबर आवेश है Q और संधारित्र कौन है? तीसरा C3। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब आप करेंगे क्या? V1 V2 V3 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। V1 V2 व V3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? V, यही है ना। तो इस V के स्थान पे क्या रखोगे? Q बटे C, यहाँ कैपिटल Q हो जाएगा। तो V बराबर कितना है? V1 प्लस V2 प्लस V3, इसका मान हो जाएगा कैपिटल Q बटे C, इसका मान हो जाएगा कैपिटल Q बटे C1, इसका मान हो जाएगा कैपिटल Q बटे C2, इसका मान हो जाएगा कैपिटल Q बटे C3। सबके मान आपने रख दिए। अब देखिए ये Q बटे क्या हो गया? C। इन तीनों में Q कॉमन है, जब आप Q कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 बटे C1, फिर क्या बचेगा? 1 बटे C2 प्लस 1 बटे क्या आ गया? C3। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। ये Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बटे क्या बचा? C, 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। तो ये जो व्यंजक प्राप्त हुआ, ये व्यंजक क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक है। क्या प्राप्त हुआ? श्रेणी क्रम संयोजन की जो तुल्य धारिता होती है, जो संधारित्र की जो तुल्य धारिता होती है, वो 1 बटे C, आप यहाँ जरूर ये वर्ड लगा सकते हैं, तुल्य ना। तो 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। तो इस फार्मूले से आपको क्या निष्कर्ष निकलता है? इस फार्मूले से आप क्या बता सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है। तो किसी भी, देखिए यहाँ क्या बता रहा है कि संधारित्रों की जो तुल्य धारिता है, संधारित्र की तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, संधारित्र के तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, क्योंकि 1 बटे C है ना, तो इसीलिए व्युत्क्रम कहा जा रहा है। तो संधारित्र के तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों के धारिताओं के योग के व्युत्क्रम के बराबर होता है। फिर से बता रहे हैं, किसी भी संधारित्र की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग लगाए गए संधारित्रों के योग के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो इस प्रकार ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन तैयार हो जाता है। आइए
कुछ फार्मूला आप लोग जरूर अभ्यास कर, फार्मूले पर इसके फार्मूले पे एक सवाल का अभ्यास जरूर कर लेते हैं हम लोग। तो गाइज आइए इस फार्मूले पे एक सवाल का अभ्यास करते हैं। यदि मान लेते हैं यदि C1 जो आपने उपयोग किया है वो C1 क्या रहा होता, 1 माइक्रोफैरड रहा होता, और C2 क्या रहा होता, 2 माइक्रोफैरड रहा होता, और C3 क्या रहा होता, 3 माइक्रोफैरड रहा होता। तो तुल्य धारिता क्या होती, तो तुल्य धारिता क्या होती वो आपसे पूछ रहा। तुल्य धारिता तो आप क्या बताते, तुल्य धारिता कैसे बताते? तो आपके पास ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम संयोजन में है। तो श्रेणी क्रम में संयोजन का तुल्य धारिता का फार्मूला क्या होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मान रखिए सबका, C1 का मान कितना है, 1/1 है, फिर C2 का मान कितना है, 1/2 है, C3 का मान कितना है, 1/3 है। ध्यान दीजिएगा, अब इन तीनों को आप हल करेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, या 2 और 3 का आप लसाअ पर निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, 6 आएगा। ध्यान दीजिएगा, अब 1 छक्के 6 तो 6 1 6 हो जाएंगे, 2 तिहाई 6 तो 3 1 3, फिर 3 दूनी 6 तो 2 1 2, तो 6 3 9 2 11, 11 बटे कितना आ गया, 6, 1/C। अब C ऊपर जाएगा तो 6 भी ऊपर चला जाएगा, नीचे 11 आ जाएगा, तो C बराबर क्या आ जाएंगे, 6/11। क्या आ जाएंगे, 6/11। अब इसको डिवाइड किए कितना आ गया, 0.54। तो C का मान आ गया 0.54। अब देखो यहाँ तो आपने तुल्य धारिता बता दिया कि भाई तुल्य धारिता होगी 0.54 माइक्रोफैरड। अब आप सोचो कि इस ये तो आपने हल कर लिया। यहाँ एक चीज़ बताने वाले हैं जो कि आपको कंपटीशन एग्जाम में या तो बहुविकल्पी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। वो देखिए कि C बराबर आया 0.54 माइक्रोफैरड। तो आप एक बात नोटिस कर पा रहे होंगे कि आपने 3 संधारित्र को जोड़ा था, 1 2 3। सबसे बड़ा धारिता इसकी थी, फिर इसकी थी, फिर इसकी थी, पर आपने जो तुल्य धारिता निकाला वो 0.54 आया। तो श्रेणी क्रम में जब भी तुल्य धारिता निकाली जाती है तो सबसे जो छोटा वाला धारिता रहता है, सबसे छोटी वाली जो धारिता रहती है उससे भी कम मिलती है तुल्य धारिता। तो देखिए ये तुल्य धारिता 0.54 आया है और सबसे छोटी 1 है, इससे भी कम मिली है। तो यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग जितने संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, अगर उनकी तुल्य धारिता निकालनी रहती है तो उनकी तुल्य धारिता सबसे छोटी वाली धारिता से भी कम आता है। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, ध्यान देंगे। अब कहोगे सर इसका क्या फ़ायदा, इसका क्या फ़ायदा है? तो भाई इसका फ़ायदा हम आपको दिखाते हैं। दिखाएं फ़ायदा? जस्ट इमेजिन कर लीजिए थोड़ा सा। मैं आपसे क्या कहा कि यदि C1 इक्वल टू क्या हो जाए 888 माइक्रोफैरड, फिर C2 इक्वल टू हो जाए 1720 माइक्रोफैरड, और C3 इक्वल टू हो जाए 1820 माइक्रोफैरड ना। अब हम कह रहे हैं इनकी तुल्य धारिता निकालो, और ऑप्शन नंबर आपको क्या दे दिया गया, ऑप्शन नंबर आपको क्या दे दिया गया, मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर 1 दे दिया जाए 720 माइक्रोफैरड, फिर उसके बाद आपको क्या दे दिया जाए 990 माइक्रोफैरड, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए 990 माइक्रोफैरड, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया जाए क्या, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया जाए 1800 माइक्रोफैरड, फिर चौथा ऑप्शन दे दिया जाए 9000 माइक्रोफैरड। क्या करोगे? अब बताओ तुल्य धारिता क्या है? तो आप करोगे क्या भाई? आप कहोगे सर मैं फार्मूला लगा के इनका एलसीएम निकालूंगा, ये वो। तो भाई एलसीएम निकालते निकालते पूरे दिन बीत जाएंगे, इतने लंबे लंबे एलसीएम। तो वहां पर इसका काम आएगा। आपने पढ़ा ना कि जो तुल्य धारिता आती है वो सबसे कम वाली धारिता से भी कम आता है। तो देखो सबसे कम वाली धारिता कौन है, देखिए यहाँ पर 888 माइक्रोफैरड। तो 888 से इनमें चारों में से कम कौन है, 720। 888 से कम कौन है, 720। तो इसकी तुल्य धारिता इसके बराबर आने वाली है। ठीक, तो इस प्रकार आप जो है वहां पर हल कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने ये बात आपको बताई गाइस। तो ये इस प्रकार आपका जो श्रेणी क्रम संयोजन है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप जरूर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम लोग चर्चा करते हैं समांतर क्रम संयोजन की। तो चलिए
हम लोग देखते हैं कि संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो जो ये परिपथ आपको तैयार किए गए हैं, जो डायग्राम बनाया गया है, वो संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन है, जिसे आप लोग पासर व क्रम संयोजन के नाम से भी जानते हैं। भाई इनको इंग्लिश में हम लोग इन पैरेलल भी कहते हैं। अब समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, पासर क्रम संयोजन में संधारित्र को कैसे जोड़ते हैं, मन में कई प्रकार की क्वेश्चन उठ रहे होंगे, प्रश्न उठ रहे होंगे। हर एक प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा, अंत तक इसको देख के जाइएगा। ठीक, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है कि इसमें 3 संधारित्र को लिए जाते हैं। 3 संधारित्र लिए गए, 3 नहीं 4 5 6 जितना चाहो उतना ले लो यार, मैंने केवल 3 लिया। ठीक, तो 3 संधारित्र लेते हैं। देखिए ऐसे ले लेते हैं, 1 संधारित्र, 2 संधारित्र, 3 ले लिए। इनका नाम क्या हो गया, C1, इनका नाम C2, इनका नाम C3। 3 संधारित्र हो गए। इसका ये वाला धन प्लेट हो गया, जिस पे प्लस क्यू रहता है, एक माइनस क्यू रहता है, फिर ये प्लस क्यू माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू माइनस क्यू। ध्यान दीजिएगा। और ये जो है Q1 है, Q1 है, ये Q2 है, ये Q2 है, ये Q3 है, Q3। अब 3 संधारित्र। अब देखिएगा कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है कि इस प्रकार के संयोजन में हम संधारित्र की जो तीनों जो धन प्लेट रहेंगी, संधारित्र की सभी धन प्लेटों को, संधारित्र की सभी धन प्लेटों को, इसके धन वाले प्लेट को, इसके धन वाले प्लेट को, इसके धन वाले प्लेट को, सभी धन प्लेटों को किसी एक बिंदु पे जोड़ देते हैं। ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार के संयोजन में संधारित्र के सभी धन प्लेट को एक बिंदु से जोड़ा जाता है और संधारित्र की सभी ऋण प्लेट को एक बिंदु से जोड़ा जाता है। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, इस प्रकार के संयोजन में संधारित्र के जितने धन प्लेट रहेंगे, 3 नहीं 4 ठो लगाओगे तो ये भी धन प्लेट इसी में जुड़ जाएगा। तो संधारित्र की सभी धन प्लेट को एक बिंदु से जोड़ देते हैं और दूसरे ऋण वाले प्लेट को किसी एक बिंदु से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का संयोजन कौन सा संयोजन कहलाता है? पासर क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस संयोजन में क्या खास बात रहती है, इस प्रकार के संयोजन में क्या बदलता है, क्या नहीं बदलता है। तो देखिए इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, रास्ता बदलने पर आवेश व धारा का मान बदल जाता है। तो देखिए आप यहाँ से गए ए, यहाँ पर पहुंचे, यहाँ से जब यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई, ए से आपके पास 3 मार्ग हो गए, एक मार्ग ये, एक मार्ग ये, एक मार्ग ये। आपने रास्ता बदला ना, आपने रास्ता बदला, ए से रास्ताएं आपकी बदल गई और भाई रास्ता बदल गया तो ये आवेश आपका बदल जाएगा। जो आवेश यहाँ Q था वो इस रास्ते पे चले गए तो यहाँ Q1 हो गए, इस रास्ते से गए तो Q2 हो गए, इस रास्ते पे गए तो Q3 हो गए। ये बातें आपको क्लियर हो गई। तो इस प्रकार के संयोजन में आवेश का मान अलग अलग होता है। समांतर क्रम संयोजन में आवेश का मान भिन्न भिन्न होता है और उसके बाद बिंदु बदलने पर विभवांतर बदल जाता है। तो बिंदु तो आपके यही है, ए से ही डायरेक्ट बी पे जा रहे हो, इससे भी ये रास्ता पकड़े, यहाँ से होते हुए ए से बी गए, बिंदु बदला नहीं बदला। ये रास्ता पकड़े तब भी ए से बी गए, तब भी बिंदु नहीं बदला। ये पकड़े तब भी वहीं पर गए, यानी बिंदु नहीं बदला। इसीलिए प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान नहीं बदला। तो भाई इस प्रकार के संयोजन में आवेश का मान भिन्न भिन्न होता है और विभव का मान बदल जाता है। ये बातें 2 चीज नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार के संयोजन में धारिता का मान जो होता है, धारिता नहीं, आवेश का जो मान होता है वो भिन्न भिन्न होता है और जो विभव होता है वो नियत होता है। तो आइए इसकी हम लोग तुल्य धारिता निकालते हैं। इस प्रकार के संयोजन में आवेश का मान भिन्न भिन्न होता है और विभव नियत रहता है। ये आप जरूर नोट कर लेंगे। ठीक। अब ध्यान दीजिए, संधारित्र की तुल्य धारिता निकालेंगे तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? परिपथ में आवेश का मान अलग अलग है तो परिपथ में कुल आवेश निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे परिपथ में कुल आवेश क्या है, Q मान लेते हैं। Q बराबर क्या है, Q1 है, फिर कौन है, Q2 है, फिर कौन है, Q3 है। जो परिपथ का कुल आवेश है वो किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर है। ठीक, ये समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं, 1 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, 1। ठीक, अब हम लोग एक फार्मूले का उपयोग करने वाले हैं। वो फार्मूला क्या है, ये वाला, कि Q बराबर क्या होता है, C इंटू V।
सी इंटू वी। इसी सूत्र का उपयोग करेंगे हम लोग। तो आइए करते हैं। तो भाई C1 पर आवेश का मात्रा ज्ञात करते हैं। C1 पर आवेश की मात्रा, C1 पर आवेश की मात्रा, और C1 पर आवेश की मात्रा आप देख सकते होंगे कि Q1 है। क्या है? Q1। तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा? C इंटू वी। तो C नहीं है बल्कि यहाँ क्या है? C1 है, और विभव क्या है? V है। ये Q1 का मान आ गया। फिर किस पे निकालेंगे? C2 पर आवेश की मात्रा। किस पे भैया? C2 पर आवेश की मात्रा, C2 पर आवेश की मात्रा। तो C2 पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगा? Q2 बराबर क्या हो जाएगा? इस बार C के स्थान पे क्या हो जाएगा? C2, और विभव आपके वही रहने वाले हैं। इसी प्रकार किस पे निकालेंगे? C3 पर आवेश की मात्रा। किस पे भैया? C3 पर आवेश की मात्रा, C3 पर आवेश की मात्रा। तो ये क्या हो गया? Q3 बराबर C3 इंटू क्या हो गया? V। C3 इंटू कितना हो गया? V। तो ये सब मान उठा के हम लोग कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में। Q1, Q2 व Q3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन है? यही है। तो इस Q के समीकरण 1 नोट करते हैं एक बार। Q1 प्लस Q2 प्लस क्या हो गया? Q3। तो Q का मान कितना है? Q का मान आप देख पा रहे होंगे, यहाँ हमने लिखा है Q का मान कितना है? C इंटू वी। फिर Q1 का मान कितना है? C1 इंटू वी। Q2 का मान कितना है? C2 इंटू वी। और Q3 का मान कितना है? C3 इंटू वी। देखिए C इंटू वी, दोनों यहाँ तीनों में क्या कॉमन है? V कॉमन है। तो आपके पास क्या बचा? C1 बचा है, फिर क्या बचा है? C2 बचा है, फिर क्या बचा है? C3 बचा है। ठीक, ये V से ये V क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो C बराबर क्या आ जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये जो तुल्य धारिता निकल के आई, ये निकल के आई कि समांतर क्रम संयोजन का जो तुल्य धारिता होता है वो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 के योग के बराबर होता है। तो गाइज यहाँ एक बात आप जरूर नोट करेंगे। वो नोट करने वाली बातें क्या है कि जो समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता होती है, समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता C होती है वो अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। उपयोग में लाए गए संधारितों के अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। एक बार पुनः बोलते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में जुड़े संधारितों की तुल्य धारिता, समांतर क्रम संयोजन में जुड़े संधारितों की तुल्य धारिता C संधारितों के अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। तो इस प्रकार आपका जो समांतर क्रम संयोजन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो गाइज आइए एक इस पे भी, इस फार्मूले पर भी एक सवाल का अभ्यास करते हैं हम लोग। यदि मान लिया जाए कि यदि C1 इक्वल टू कितना हो? 1 माइक्रोफैरड हो, और C2 इक्वल टू कितना हो? 3 माइक्रोफैरड हो, और C3 इक्वल टू कितना हो? 4 माइक्रोफैरड हो, तो तुल्य धारिता क्या होगी? समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हैं तब तुल्य धारिता क्या होगी? तो तुल्य धारिता, तो भाई तुल्य धारिता के लिए फार्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या है? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 का मान कितना है? 1 माइक्रोफैरड है, और उसके बाद C2 का मान कितना है? 3 माइक्रोफैरड है। C3 का मान कितना है? 4 माइक्रोफैरड। जोड़ दीजिए, 4 3 7 1 8 माइक्रोफैरड। ये C का मान आ गया तुल्य धारिता। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे गाइस कि जो ये तुल्य धारिता आई 8 माइक्रोफैरड आई है, वो इस समांतर क्रम संयोजन में क्या अंतर आ रहा है कि जो तुल्य धारिता आती है वो जोड़े गए संधारितों में सबसे बड़ी जो धारिता होती है, जोड़े गए संधारितों में सबसे बड़ी धारिता वाले के सबसे बड़ी धारिता वाले से भी बड़ा आता है। फिर से एक बार बोलते हैं, एक बार पुनः आप ध्यान देंगे कि भाई समांतर क्रम संयोजन में जुड़े संधारितों की तुल्य धारिता जोड़े गए संधारितों में से बड़ी संधारित की धारिता से ज़्यादा आता है। सबसे बड़ी कौन है? ये 4, इससे भी ज़्यादा आया है 8 माइक्रोफैरड। तो इस प्रकार आपके अगर बुक में आपके कहीं भी कोई क्वेश्चन या न्यूमेरिकल पूछता है तो आप इसको हल कर सकते हो। तो गाइज
आज की सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं, पर अगले सेशन में आपको जो है संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में आपको कुछ सवाल अभ्यास जरूर कराए जाएंगे गाइज। अगर आज के सेशन में पढ़ाए गए किसी भी वर्ड में कोई भी आपको डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।